So welcome everyone. Now let's begin with a quick summary of all the clauses. हम सारे clauses को रिवाइज करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा जो इन clauses में बारीकियां हमने डिस्कस की थी ना, उन बारीकियों पे मैं आपके साथ छोटे छोटे गेम्स खेलता हुआ चलूंगा। सबसे पहले सर हमने स्टार्ट किया फर्स्ट शेड्यूल के साथ। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? पार्ट नंबर 1। फर्स्ट शेड्यूल में था हमारे पास पार्ट नंबर 1। ये किसकी बात करता था? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विद रिलेशन टू अ सीए इन प्रैक्टिस। इसमें हमने सबसे पहले कौन सा क्लॉज किया था सर? क्लॉज नंबर 1। ये क्या कहता था? एक सीए के नाम में सिर्फ वही बंदा प्रैक्टिस कर सकता है जो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्लस या तो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, या तो उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows any person to practice in his name unless such person is also a CA in practice and is in partnership with or employed by him। अब ये क्लॉज क्यों लाया गया था? पब्लिक को बचाने के लिए, पब्लिक को सेफ गार्ड करने के लिए। तो वो लाइन थी ना मीठी मीठी वाली, टू सेफ गार्ड द पब्लिक फ्रॉम अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट, टू सेफ गार्ड द पब्लिक फ्रॉम अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट हु आर वर्किंग अंडर द कवर ऑफ क्वालिफाइड। प्लस अगर आप ये इंश्योर करते हो वो उसका एम्प्लॉय या पार्टनर है, दैट मीन्स ही विल बी वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल एंड सुपरविजन। सामने वाला बंदा उसके कंट्रोल और सुपरविजन में काम करेगा। 1 के बाद कौन सा क्लॉज किया था? 1 के बाद कौन सा क्लॉज किया था सर? 1 के बाद क्या था? 12। अच्छा, 1 में बेस्ट क्वेश्चन कौन सा था? संत और पंत वाला। संत और पंत वाला क्वेश्चन एकदम बेस्ट था, जहां पे पंत ने संत को अलाउ किया था। हाँ सर, याद है? संत ने अपने पापा के, संत के जो पापा थे उनकी कंपनी थी, उनकी कंपनी में एक ऑडिटर था पंत। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। पंत ने बोला संत को आजा 6 महीने मेरे साथ काम कर ले। फिर संत को पैसे भी नहीं देता था, क्या कहते, क्या नहीं देता था? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं देता था, सैलरी नहीं देता था, जिससे हमको थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा ये पार्टनर भी नहीं है, ये एम्प्लॉय भी नहीं है, दैट्स व्हाई द पर्सन इज गिल्टी। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ क्लॉज 12 पे। क्लॉज 12 क्या कहता है? अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब? जब वो अलाउ करता है, अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ सीए इन प्रैक्टिस। ऐसे बंदे को अलाउ करे जो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है सर। या फिर मेंबर तो है बट उसका पार्टनर नहीं है, मेंबर तो है बट उसका पार्टनर नहीं है। किस चीज के लिए अलाउ कर रहा है सर? साइन करने के लिए। साइन ऑन हिज बिहाफ और बिहाफ ऑफ हिज फर्म। 4 चीजें, एनी रिपोर्ट, एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 बच्चे, बैलेंस शीट और पीएनएल, ये सब चीजें अगर अलाउ कर दी तो गिल्टी। अब एक बात बताओ, ये जो हमने डिस्कशन करी इसमें स्पेशल बात क्या थी सर? जो रूटीन मैटर्स होते हैं ना, रूटीन मैटर्स का क्या मतलब है? जहां पे कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, जहां कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जहां किसी ओपिनियन की जरूरत नहीं है, वो आप डेलीगेट करो, वो आप खुले दिल से डेलीगेट करो। इंक्वायरी करना, क्वेश्चंस पूछना, फीस के बारे में बात करना, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करना, रूटीन मैटर्स ऑफ टैक्स प्रैक्टिस सेक्शन 288, रूटीन मैटर्स ऑफ टैक्स प्रैक्टिस सेक्शन 288, स्पेशल सेक्शन याद किया था क्लास में। ये सब आप खुले मन से डेलीगेट करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या बढ़िया वर्ड ओमिट कर दिया मैंने। उसके बाद क्लॉज 234, क्लॉज 234 आपको ध्यान रखने सर। क्लॉज 234 किसकी बात करते हैं? 2 कहता है देना नहीं, 3 कहता है लेना नहीं, 4 कहता है पार्टनरशिप नॉट अलाउड। 2 कहता है देना नहीं, 3 कहता है लेना नहीं, 4 कहता है पार्टनरशिप नॉट अलाउड। 2 क्या कहता था? पेज और अलाउस। एकदम आपने नजाकत के साथ इस क्लॉज को याद रखना है, पेज और अलाउस। और एग्रीज टू पे और अलाउ सर क्या? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर कॉम ब्रो, एनी शेयर कॉम ब्रो। सर ये शेयर किसका है? जो फीस और प्रॉफिट से बंदा बना रहा है, जो फीस और प्रॉफिट से बंदा बना रहा है इन द प्रोफेशनल बिजनेस। अगर आपने किसी भी पर्सन को दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे। सर इसकी एक्सेप्शन क्या थी? मैंने कहा आईसीआई कहती है मेरे बच्चों को दे दो, आईसीआई कहती है मेरे बच्चों को दे दो, मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, यानी आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर देन द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, प्लस आपके वो जो 3 तरह के पार्टनर होते हैं, करंट पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, इन सबको आप दे सकते हो। और अ मेंबर हैविंग, क्या था सर? मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, उसको भी दे सकते हो। सर हम क्यों दे रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया। अब हमने इस क्लॉज में क्या क्या मजेदार बातें की थी? मसाले वाली 2 मसाले वाली बातें तो मुझे याद है सर। क्या? एक तो ये जो प्रोफेशनल बॉडी और क्वालिफिकेशन है, ये क्या थी सर? सबसे पहले तो सिस्टर इंस्टीट्यूट, जो हमारी बहने इंस्टीट्यूट है, सीएस और सीएमए वाले। उसके बाद था ए एक्चुअरी एडवोकेट आर्किटेक्ट। ओहो, एक्चुअरी एडवोकेट आर्किटेक्ट। एक बार और, एक्चुअरी एडवोकेट आर्किटेक्ट। एडवोकेट जैसा कौन है? लॉयर है। और 2 रास्ते जो हमारे पास साथ खुले थे अपार्ट फ्रॉम सीए, एमबीए
और इंजीनियर, एमबीए और इंजीनियर, इन सबके साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं। सर आपने एक बात और बताई थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, उसने प्रोप्राइटरशिप में बहुत नाम बनाया, हां, फिर वो चला गया, तो क्या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी जो वाइफ है मिसेस रूही, क्या मिसेस रूही उसका पार्टनर उसकी सोल प्रोप्राइटर का नाम बेच सकती है? क्या गुडविल का सेल अलाउड है? आंसर इज यस। कितने साल में? एक प्रोप्राइटर था तो एक साल में, एक प्रोप्राइटर था तो एक साल में वो सेल ऑफ गुडविल कर सकती है। वेरी वेरी गुड। और बताओ, और क्या बताए सर? अच्छा हां, एक बात बताओ, मैं ये जो फीस है ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, बट स्टेट गवर्नमेंट कहती है मुझे भी थोड़ा हिस्सा दो। आपको जो फीस मिल रही है उसमें से थोड़ा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट भी खाना चाहती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट को खिला दूं? आईसीआई कहती है खिला दो। आप स्टेट गवर्नमेंट को भी खिला सकते हो। कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ऐसा होता है कि जब आप उनका ऑडिट लेते हो तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ी फीस खिलानी पड़ती है, तो चलेगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप फर्म होती है क्या उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, उसमें जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिसीज पार्टनर का, उसको शेयर मिल सकता है? हाँ, उसको शेयर मिल सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया सर। 3 में क्या था? एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट, मतलब 2 में देना नहीं तो 3 में लेना भी नहीं। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया या एग्री टू एक्सेप्ट किया एनी पीओपी, पीओपी बोले तो एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ एनी पर्सन, तो आप गिल्टी हो जाओगे अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। इसमें एक प्रोविजो था, वो प्रोविजो ये कहता था जिनको आप 2 में दे सकते हो उनसे 3 में ले लेना, जिनको आप 2 में दे सकते हो उनसे 3 में ले लेना। और 4 ने क्या बोला? तुम पार्टनरशिप के नाम पे बहुत परेशान कर रहे हो, तुम पार्टनरशिप के नाम पे बहुत परेशान कर रहे हो, पार्टनरशिप ही अलाउड नहीं है। यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया वी डोंट गिव अ डैम, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, विद एनी पर्सन यू विल बी गिल्टी अपार्ट फ्रॉम, बताओ किसके साथ कर सकते हैं? अदर देन सीए इन प्रैक्टिस। याद रहे क्लॉज 4 में जब पार्टनरशिप की बात आती है आप सीए के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस या अ पर्सन हैविंग मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ये जो प्रोफेशनल बॉडी और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है ये वही है जो क्लॉज 2 में बात करते थे। फिर सर मैंने बोला था अगर एक लाइन है आपकी मन करे तो याद रखना वरना मत रखना, इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट बट फॉर हिज रेजिडेंस अब्रॉड, इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट हु बट फॉर हिज रेजिडेंस अब्रॉड वुड बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर अंडर सेक्शन 415। ठीक है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, ऑप्शनल लाइन if you want then only remember. And last point is whose qualifications are recognized by C or C, whose qualifications are recognized by C or C यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग द पार्टनरशिप। इसमें कुछ ज्यादा स्पेशलिटी नहीं थी। अब सर क्लॉज 5, क्लॉज 5 अगेन आप बस रीड करके चलो, इसमें बस सिंपल सी बात कहता है कि जो तरीके सीएस के लिए जनरली ओपन है, जो तरीके सीएस के लिए जनरली ओपन है उन्हीं के थ्रू उसको काम एक्सेप्ट करना चाहिए। जब भी वो काम जब भी वो काम लेने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने एम्प्लॉय या अपने पार्टनर के थ्रू लेगा, किसी और के थ्रू नहीं लेगा। ये जो क्लॉज 5 है इसकी ज्यादा रेलिवेंस नहीं होती, आप इसको बस रीड करके चलो, दैट्स ऑल इट हैज। इसके बाद आ जाओ क्लॉज नंबर 6 पे। ठीक है सर, क्लॉज 6 क्या कहता था? स से 6 स से सॉलिसिट, स से 6 स से सॉलिसिट। यानी अगर आप मांग रहे हो, सर क्या मांग रहे हो? या तो क्लाइंट मांग रहे हो या उससे काम मांग रहे हो, या तो क्लाइंट मांग रहे हो या उससे काम मांग रहे हो, यानी यू आर सॉलिसिटिंग अ क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय कैपी। अरे ये कैपी कैपी क्या है? ये कैपी कैपी क्या है? सर कैपी का मतलब है सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू। बोलो मेरे साथ, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू और बाय एनी अदर मींस। अच्छा इसके दो एक्सेप्शन क्या थे, इसके दो प्रोविजोस क्या थे? सर इसके प्रोविजो कहते हैं आप काम मांग सकते हो बट दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से, आप दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से काम मांग सकते हो, यानी साड़ी अलाउड है। साड़ी का मतलब सिक्योरिंग, अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग, इनवाइटिंग, सबका मतलब एक ही होता है, मांगना। आईसीआई कहता है 4 सिनोनिम्स याद रखना, सिक्योरिंग, अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग। ठीक है, वर्क फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस। अच्छा क्या मैं काम मांगते वक्त ऐसा लिख दूं मेरी गवर्नमेंट में जान पहचान है, मेरी गवर्नमेंट में जान पहचान है, लाइजनिंग है, लाइजनिंग विद द गवर्नमेंट, उस लाइजनिंग की वजह से मैं लोगों को बढ़िया बढ़िया लाइसेंस दिलवाता हूं? नहीं सर, ये सब हरकतें अच्छी नहीं है, ये सब हरकतें सीए इन प्रैक्टिस को शोभा नहीं देती, तो आप ये सब हरकतें बिल्कुल मत करना। मैंने कहा समझ गए प्रिय। और बताओ क्या मैं टेंडर को रिस्पॉन्ड करूं? कहते हैं करो, बट ध्यान रखना टेंडर कौन सा है। अगर टेंडर ऐसे एरिया में दैट इज एक्सक्लूसिव टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ऑडिट एंड अटेस्टेशन सर्विस, ऑडिट एंड अटेस्टेशन सर्विस, तो वहां पे तो मिनिमम फीस होनी चाहिए बाबू, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। बट सर अगर ये टेंडर किसी और एरिया में, अगर ये टेंडर किसी और एरिया में, किसी और एरिया मतलब
नॉट एक्सक्लूसिव, जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यही एग्जांपल दे रखा है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी हिचक के। अच्छा एक बात बताओ, टेंडर वाली पार्टी कहती है थोड़ा सा डिपॉजिट करा दो, थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो कि आप अपनी सर्विसेज अच्छे से दोगे, तो क्या मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकता हूं? हाँ दे सकते हो, आप कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, ये बातें तो समझ आ गई हमको। इसके अलावा क्लॉज 6 में जितनी बातें हैं उनको एक बार आप रीड करके चलोगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर वो क्या क्या थी। हमने क्लॉज 6 में जो फोकस एरियाज थे उनमें क्या था, एक तो वेबसाइट की गाइडलाइंस है, उनको एक बार फटाफट रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्लॉज 6 में वो था ना, स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन 140 सबसेक्शन 4, जो आपका सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 था ना, कि जब एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करते तो बेचारा दुखी हो जाता है, जब वो दुखी हो जाता है तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है। हाँ सर, और रिप्रेजेंटेशन में वो कुछ पब्लिसिटी नहीं कर सकता, डिग्निफाइड मैनर में बोलना है कि हाउ ही एक्टेड इंडिपेंडेंटली, हाउ ही एक्टेड कॉन्सेंशियसली, इफ गिवन अ चांस विलिंग टू रीअपॉइंट एज अ ऑडिटर। हाँ बस उतना बात बोलो और कुछ नहीं बोल सकते। सर मेरे को एक क्लाइंट मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया, मुझे एक क्लाइंट मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया, तो जो काम मेरा दोस्त कर रहा है क्या मैं उससे एक्सेप्ट कर लूं? जो काम मेरा दोस्त संभाल रहा है उस क्लाइंट का, क्या मैं क्लाइंट से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लूं? नहीं सर, आप क्लाइंट को बोलोगे मेरे दोस्त के थ्रू आना, आप मुझे डायरेक्टली मेरे दोस्त वाला काम मत दो, आप उसके थ्रू आओ मेरे पास, मैं आपसे डायरेक्टली ये काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ गए बात? समझ गए। सर घर में शादी ब्याह होता है, ग्रीटिंग कार्ड्स बंटते हैं, वो ग्रीटिंग कार्ड्स किसको देने होते हैं? अपनों को देने होते हैं। जो शादी ब्याह होता है उसके ग्रीटिंग कार्ड्स आप अपनों को दोगे, मार्केट में नहीं बांट दोगे, आओ मेरी पार्टी में मजे करो, नहीं, सिर्फ अपने। अपने कौन? अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लाइंट्स, ओनली टू योर रिलेटिव, योर फ्रेंड्स, योर क्लाइंट्स, पूरे मार्केट में नहीं बांटना। ठीक है सर। इसी तरह मेरी वेबसाइट पे क्या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी या फ्रेम्ड फोटोग्राफ? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी। ठीक है सर। क्या मैं अपनी वेबसाइट पे, क्या मैं अपनी वेबसाइट पे क्लाइंट के नाम और फीस लिख सकता हूं? नहीं सर, बट इसकी भी एक्सेप्शन थी। जो टेढ़े लोग होते हैं ना, जो टेढ़े लोग होते हैं वो लिखते हैं। टेढ़े मतलब आप इटैलिक्स में लिख सकते हो अगर रेगुलेटर ने कहा है, तो नेम ऑफ द रेगुलेटर किस सेक्शन में का है प्लस उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, उस हिसाब से आप ये लिख सकते हो। क्या ये बेसिक बेसिक बातें याद आ रही हैं? हाँ सर। इसके अलावा मुझे लगता है क्लॉज 6 में जितनी बातें एक बार उनको रीड थ्रू कर लेना, दैट्स ऑल आई थिंक इज मोर देन इनफ। अब आ जाओ क्लॉज 7 पे। 7 क्या कहता था? 7 कहता है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइज। अगर ये कहीं ना कहीं सर क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, कुछ भी करे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को या सर्विसेज को, या यूज करता है एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। अब ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्या थे? पहली बार अगर आप किसी से मिलते हो तो क्या देते हो? विजिटिंग कार्ड। जब वो आपके ऑफिस में आता है तो उसको बड़ा बड़ा क्या दिखता है? साइन बोर्ड दिखता है। और साइन बोर्ड के बाद जब आप उसको डॉक्यूमेंट्स देते हो तो वो अपने लेटर हेड पे। तो ये कहता है इन तीनों चीजों पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। बट सर आपने कहा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर चलेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर चलेगा, उसके अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज मत करना। अच्छा मुझे बताओ, इसी के जैसा एक सेक्शन भी था, हाँ, सेक्शन 7। क्लॉज 7 और सेक्शन 7 साथ साथ चलते हैं, तो दोनों को साथ रखना, एक को भी भूल मत जाना रे। ठीक है सर। एक बात बताओ, सीपीए चलेगा? नहीं सर, सीपीए तो नहीं चलेगा। सीपीए आयरलैंड, हाँ सीपीए आयरलैंड चलेगा क्योंकि उनके साथ हमारा एमओयू है। साइका चलेगा? साइका साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ सर वो भी चलेगा। अच्छा इंग्लैंड एंड ब्लू वेल, ब्लू वेल नहीं था सर, वो इंग्लैंड एंड वेल था, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल भी चलेगा। तो 3 एक्सेप्शंस मैंने बताई थी, सीपीए नहीं चलेगा, बट ये बाकी तीनों चलते हैं। ठीक है सर। अगर एक कंपनी ने अपनी प्रोस्पेक्टस निकाली है, ठीक है सर, आप उसमें एडवाइजर टू इशू थे, आप उसमें एडवाइजर टू इशू थे, तो क्या एडवाइजर टू इशू के अंडर आपका नाम आ सकता है? सीए शुभम केसवानी आ सकता है। कंपनी की प्रोस्पेक्टस में मेरा नाम एज अ एडवाइजर टू इशू आ सकता है, बट ये एडवाइजर टू इशू मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे नहीं लिख सकता। प्रोस्पेक्टस में तो चलेगा, बट जो मेरा विजिटिंग कार्ड है वहां पे ये सब हरकतें नहीं चलेंगी कि मैं एडवाइजर टू इशू लिखूं। क्या मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख सकता हूं? नहीं सर। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो, क्लॉज 11 ने कहा था, क्लॉज 11 ने कहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो, आप म्युनिसिपल काउंसलर बन सकते हो, बट ये सारी डेजिग्नेशंस अलाउड नहीं है, ये सारी डेजिग्नेशंस अलाउड नहीं है, ये बात आपने समझनी है। प्लस यू कैन एडवर्टाइज थ्रू अ राइटअप। अब राइटअप में मुझे बस एक बात बता दो, क्या झूठी झूठी बातें लिखनी है? सच्ची सच्ची, सच्ची सच्ची। क्या मैं ये कह सकता हूं मेरी फर्म बेस्ट बाकी बेकार? नहीं। आप कोई भी डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं दे सकते, आप कोई भी अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम अच्छे बाकी सब बेकार नहीं। आप जो अच्छे हो वो बस इतना बताओ, ये मत बोलो बाकी खराब है। ठीक है सर। राइटअप का फॉन्ट कितना था मैं तो भूल ही गया,
राइटअप का फॉन्ट कितना था मैं तो भूल ही गया सर, अप टू 14 तक का फॉन्ट चल जाएगा, उसके अलावा फॉन्ट वॉन्ट नहीं चलेंगे। ठीक है सर। इसके बाद हमने डिस्कस किया क्लॉज 8 कम्युनिकेट। क्लॉज 8 कम्युनिकेट सर, क्लॉज 8 ने क्या कहा था, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts a position as an auditor which was previously held by another CA in practice, या वो पुराना वाला जो ऑडिटर होता था, सर्टिफाइड ऑडिटर अंडर RCR 1932, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल 1932, विदाउट कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग। यानी कॉल करके कम्युनिकेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, राइटिंग में कम्युनिकेट करना है बाबू। अच्छा, कम्युनिकेट क्यों किया जाता है सर, ये आपकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, ये आपकी प्रोफेशनल कर्टेसी है कि आपको पता होना चाहिए कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं दैट यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। ठीक है। कम्युनिकेट करने के 4 तरीके क्या थे सर, 2 तो देसी तरीके थे कि आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हो एक्नॉलेजमेंट के साथ कि सामने वाले को मिल गई, या आप बाय हैंड डिलीवरी करते हो विद रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ये 2 चीजें चलेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मजा आ गया। उसके बाद जो नए वाले तरीके क्या हैं, एक तो सर ईमेल आईडी। क्या ईमेल आईडी सिर्फ आईसीआई वाली चलेगी या ऑफिशियल भी चलेगी सर? दोनों। आपने वो जो फ्लो चार्ट बनवाया था उसमें दोनों थी, ऑफिशियल मेल आईडी भी चलती है, आईसीआई वाली भी चलती है, वेरी गुड। उसके अलावा यूडिन वाला था, यूडिन भले ही आज की डेट में यूज ना होता उस चीज के लिए, बट स्टिल यूडिन इज ऑल्सो रिटन इन योर बुक। बाकी मुझे लगता है क्लॉज 8 काफी है, पॉइंट्स को एक बार रीड थ्रू कर लेना। ठीक है सर, क्लॉज 9 पे आ जाओ। क्लॉज 9 किसकी बात करता है, कंप्लायंस विद सेक्शन 139। हमने ऐसे याद रख रखा है, क्लॉज 9 कंप्लायंस विद सेक्शन 139, यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद, और सॉरी, इफ ही एक्सेप्ट्स द अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर विदाउट चेकिंग द कंप्लायंस विद सेक्शन 139 एंड 140 ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। अब एक बात बताओ, मुझे क्यों चेक करना है कि मेरी अपॉइंटमेंट ठीक से हुई है कि नहीं? ताकि कल को आके कोई उंगली ना उठा सके, कल को आके कोई क्वेश्चन ना कर सके द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है सर, तो मैं कैसे एसरटेन करूं? आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना काफी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। बट अगर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रही तो तुम भी मत जाओ, अगर वो तुमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रही तो बोल दो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ऐसे आपने ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है सर। इसके अलावा था क्लॉज 10। सर ये किसकी बात करता था, कंटिंजेंट। क्लॉज 10 टॉक्ड अबाउट कंटिंजेंट, यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट और चार्ज और ऑफर टू चार्ज। मैंने कहा क्या, फीस। आप ऐसी फीस चार्ज कर रहे हो विच इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी सामने वाली कंपनी जितने प्रॉफिट्स कमा रही होगी ऑडिटेड, उतने आपको फीस मिलेगी। या इट इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ वर्क, तो आप गिल्टी हो जाओगे। बट इसकी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी सर, क्या, CRV, फंड मैनेजमेंट सर्विसेज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और कौन सी थी, डेट रिकवरी सर्विस थी। इसके साथ हमने बोला था नॉन करके भी था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी था। ये CRV क्या था, C था कोऑपरेटिव सोसाइटी, R था रिसीवर और लिक्विडेटर, V था वैल्यूअर, फंड मैनेजमेंट मतलब फंड रेजिंग सर्विसेज, जितना फंड रेज कराओगे उतनी फीस मिलेगी। मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, जितनी वैल्यू क्रिएट करोगे उतनी फीस मिलेगी। उसके बाद सर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में जितनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करोगे उतनी फीस मिलेगी। उसके बाद क्या था, डेट रिकवरी, जितनी डेट रिकवर कराओगे उतनी फीस मिलेगी। एंड सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट, इनमें भी आपकी फीस डिपेंडेंट हो सकती है कि कितना अच्छा आप काम करते हो। अब 11 क्या था बाबू, 11 क्या था, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई एक और ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई एक और ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है सर, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engages in any business or occupation। अगर आप engage करते हो किसी भी business और occupation other than profession of chartered accountancy, other than the profession of chartered accountancy unless you are permitted by the council। प्लस क्या मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं, कहता है बन जाओ। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, बट याद रहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। तो नथिंग डिसएंटाइटल्स अ सीए फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, बट याद रहे आप या आपका पार्टनर या आपकी फर्म कंपनी की ऑडिटर नहीं होनी चाहिए अनलेस यू और एनी ऑफ योर पार्टनर और इज इंटरेस्टेड इन द कंपनी एज ऑडिटर। आप एमडी और WTD नहीं बन सकते। ठीक है। सीए इन प्रैक्टिस कैन बिकम अ एमडी ऑफ अ कंपनी व्हेन, ये बात हम काउंसिल गाइडलाइंस में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, दिस वी विल डिस्कस इन द काउंसिल गाइडलाइंस। इसकी एक्सेप्शन क्या है, तो यहां हमारा जो पार्ट नंबर 1 था सर, 19 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 19 मिनट्स 30 सेकेंड्स में पूरे पार्ट 1 का हमने नेक्स्ट लेवल ओवरव्यू ले लिया। सारे बच्चे चैट बॉक्स पे लिखो रेडी, पानी के 2 घूंट लगाओ, देन वील बिगिन विद पार्ट नंबर 2।
रेडी है सर। अब पार्ट 2 क्या था, बड़ा क्यूट सा पार्ट है। दो छोटे छोटे क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज कहता है देना नहीं, दूसरा कहता है लेना नहीं। मतलब पहला कहता है अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट अदर देन अ मेंबर इन प्रैक्टिस, यानी अब हम इंप्लॉइज की बात कर रहे हैं। इनका कौन सा मिसकंडक्ट, वही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो इफ ही बीइंग एन एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय किसका, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी पर्सन का, वी डोंट केयर। अगर आपने क्या किया, पे और अलाउ, और वही एग्री टू पे और अलाउ एनी शेयर इन द एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलो मेरे साथ, बड़ा क्यूट वर्ड है ना, एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एनी शेयर इन द एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप गिल्टी हो जाओगे। सर मैंने अपने दोस्तों को ना थोड़े पैसे दिए तो चलेगा, हाँ चलेगा। मैंने अपनी फैमिली को थोड़े पैसे दिए, चलेगा। अरे यार, वो जो आप पैसे दे रहे हो वो तो आप प्यार से दे रहे हो ना, वो कोई फाइनेंशियल डील थोड़ी है जिसकी वजह से आपको जॉब मिली है। तो ये क्लॉज कहता है कि जॉब मस्ट बी रिटेन्ड, जॉब मस्ट बी प्रोक्योर्ड एंड रिटेन्ड। फील से पढ़ो, जॉब मस्ट बी प्रोक्योर्ड एंड रिटेन्ड। कैसे, अपनी काबिलियत की वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, नॉट एनी फाइनेंशियल डील विच कैन इम्पेयर द प्रोफेशनल डिग्निटी, जो आपकी डिग्निटी को इंपेयर करे, जो प्रोफेशन को गिराए। उसके बाद सर कहता है क्लॉज 2, ये क्या था, लेना भी मत, एक्सेप्ट्स और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ एफपीजी। बोलो मेरे साथ, एफपीजी। एफपीजी बोले तो फीस, प्रॉफिट्स और गेन्स। कौन कौन थे वो बदमाश, सर कोई लॉयर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई एजेंट या ब्रोकर था, या हमारी कंपनी का कोई कस्टमर है, ठीक है, किस नाम से हम पैसा ले रहे हैं, बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन तो ये अलाउड नहीं है। एंड इसी पे मैंने आपको लॉयर वाला क्वेश्चन करवाया था, इसी पे हमने लॉयर वाला क्वेश्चन किया था कि अगर आपने कोई लॉयर रेफर किया अपनी कंपनी को और आप उस लॉयर से रेफरल फीस ले रहे हो तो आप गिल्टी हो जाओगे। अब सर पार्ट 3 आता है, दिस इज द लकी पार्ट, एफ एफ एफ। एफ 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 का क्या मतलब था, फेलो, फेलियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन। फेलो का क्या मतलब है, तुम फेलो हो ही नहीं। फेलो बोले तो 5 साल वाला सीए, 5 साल वाले सीए तुम हो ही नहीं, और तुम बोलते हो नहीं नहीं मैं तो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, अच्छा झूठे, तो फिर आप गिल्टी हो जाओगे। उसके बाद कहता है कि डोंट सप्लाई द इंफॉर्मेशन, you don't comply with the requirement, oh you don't supply the information, you don't comply with the requirement of आईसीआई, उसका काउंसिल, उसकी कमेटियां, डीडी बॉडी डीसी। ओहो, डीडी बॉडी डीसी। सर डीडी बॉडी डीसी का क्या मतलब है, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी। और अगर इनका डिसीजन पसंद नहीं आया तो किसके पास जाते हैं, एपिलेट अथॉरिटी। तो एपिलेट अथॉरिटी और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, इनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप देते ही नहीं हो, ठीक है सर। अब इसके अलावा हमारे पास क्लॉज नंबर 3 आ जाता है। क्लॉज नंबर 3 कहता है जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो अंडर द प्रोविजोज ऑफ क्लॉज 6 एंड 7। प्रोविजो क्या थे 6 और 7 के, काम मांगते हो बाकी सीए से, टेंडर्स को रिस्पॉन्ड करते हो, राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हो, या बाकी 6 और 7 वाली जो भी चीजें करते हो उसमें आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला एक और पार्ट कर ले क्या, फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला एक और पार्ट कर ले, हाँ सर, पार्ट 2 क्लॉज 3। पार्ट 2 क्लॉज 3 ये रहा, इंक्लूड्स इन एनी सिर्फ। सर सिर्फ का क्या मतलब था, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म, ये तो आज ही किया। इंक्लूड्स इन एनी सिर्फ, सर किसको सबमिट किया ये सिर्फ, हमने वही पैकेट्स बनाने, आईसीआई, उसका काउंसिल, उसकी कमेटियां, ओहो हो। उसके बाद डीडी बॉडी डीसी, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी। इनका डिसीजन पसंद नहीं आया तो कहा जाता है एपिलेट अथॉरिटी और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। आपने कोई पर्टिकुलर्स इंक्लूड करे हैं, नोइंग देम टू बी फॉल्स, आपको पता है झूठे थे फिर भी आपने यहां पे इंक्लूड कर दिए, तो दिस इज योर फॉल्स वाला अनदर क्लॉज। समझ गए सर। अब आता है पार्ट 4, हमारा फेवरेट पार्ट। ये किसकी बात करता है, अदर मिसकंडक्ट की। अदर मिसकंडक्ट में हमने एक चीज सीखी है सर, क्या, जब भी अदर मिसकंडक्ट का क्वेश्चन आएगा, जब भी अदर मिसकंडक्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे सर, अदर मिसकंडक्ट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम सेक्शन 21 का रेफरेंस देंगे। अ सीए शैल बी गिल्टी, अ सीए शैल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, कब, जब वो गिल्टी होता है वो प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। उसके अलावा हम रेफरेंस देंगे क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल। फिर हम एक रेफरेंस और देंगे क्योंकि ऐसे कभी कभार ये रेफरेंस देता है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये अदर मिसकंडक्ट की बात करते हैं। और वो जो मीठी मीठी लाइन थी सर, वो मीठी मीठी लाइन क्या थी, मैं बताता हूं, पहले क्लॉज 1 2 करते हैं फिर उसके बाद मैं बताता हूं। बता दो सर। अ सीए इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। अ सीए इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। अगर इससे कोई भी डेविएशन हो गया
इवन इन द पर्सनल अफेयर्स, इवन इन द पर्सनल अफेयर्स अगर आपने कोई भी डेविएशन कर दिया तो सर क्या होगा, आप गिल्टी हो जाओगे ऑफ अदर मिसकंडक्ट, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। तो क्लॉज 1 कहता है अगर आपको जेल होती है अप टू 6 मंथ्स तो आप इस क्लॉज में गिल्टी हो। सर अगर 6 मंथ से ज्यादा की जेल है तो पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, अगर 6 महीने से ज्यादा की जेल है तो पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, वो भी कवर हो गया लगे हाथों। अगला कहता है अगर आपने काउंसिल के ओपिनियन में, अगर आपने काउंसिल के ओपिनियन में सर क्या किया है, एनी एक्टिविटी करिए विच ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, यू ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी वेदर और नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क, तो आप गिल्टी हो जाओगे। इसके क्लासिक एग्जांपल बता दो जो हमको याद रखने हैं। सर सबसे पहला तो एग्जांपल हमको ध्यान रखना है कि जो आईसीआई के रीजनल काउंसिल वाले लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, आईसीआई के पैसे से ना फॉरेन ट्रिप लगाते हैं, हाँ तो ये अदर मिसकंडक्ट है। दूसरा बताओ सर, मैं ये नहीं कह रहा लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, मैं मेरे को मिसकोट मत कर देना, ठीक है सर, सेफ खेलना पड़ता है ऑनलाइन में। सेकंड बताओ सर, सेकंड क्या था, मैंने कहा सेकंड था, सेकंड था, एक सीए ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न ही नहीं करे, यानी जो उसके क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स उसने ले रखे थे वो रिटर्न ही नहीं करा, भले क्लाइंट ने फीस पे कर दिया तो भी गलत है सर। उसके अलावा सर क्या था, उसके अलावा हमने बोला था आर्टिकल असिस्टेंट से घरेलू काम कराना, आर्टिकल असिस्टेंट से घरेलू काम कराना गलत बात होती है, वो भी अदर मिसकंडक्ट आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल असिस्टेंट से इलेक्शन कैंपेनिंग, वेरी गुड, नमन ने बिल्कुल सही बताया, इस पे भी हमने क्वेश्चन किया। इसके अलावा सर और क्या था, इसके अलावा और क्या था, क्लाइंट के जो इनकम टैक्स के असेसमेंट के रिकॉर्ड थे वो आपके बेडरूम की अलमीरा में पाए गए, हो पॉपी शेम। और बताओ सर, और बताओ, और ऐसी ऐसी हरकतें क्या क्या करता है सर, पुलिस वालों ने आपको खत लिखा और आपने खत का टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, तो ये तो बड़ी गलत बात है। आपने पब्लिक अथॉरिटीज को रिप्लाई नहीं किया टाइम पे, तो ये भी अदर मिसकंडक्ट है। सर हमारा चेक बाउंस हो गया, वेरी वेरी गुड, अगर चेक बाउंस हो गया तो रीजन चेक करेंगे कि क्या वो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से हुआ है या कोई अदर रीजन, अगर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है तो नेगोशिएबल एक्ट में भी गिल्टी हो गए और अदर मिसकंडक्ट का भी गिल्टी, ठीक है। तो मुझे लगता है अदर मिसकंडक्ट की हमने काफी सारी बातें कर ली। अच्छा एक बात और बताओ, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को बोल रहा है फ्रॉड करो, यूवी वाला एग्जांपल, यूवी करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने अपने क्लाइंट को बोला आप गलत गलत सेल्स दिखाओ, फिक्टिशियल सेल्स दिखाओ ताकि आपकी सेल्स इन्फ्लेट हो जाए, क्या ये भी अदर मिसकंडक्ट है? हाँ सर ये भी अदर मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट शेड्यूल डन डनाडन डन, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं डन डनाडन डन हो गया। मेरा पेन कहां खो गया, अरे कहां रख दिया यार, ये रहा, सामने पड़ी चीजें नहीं दिख रही, बताओ। अब आ जाओ सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल तो मुन्ना है, अरे मज्जू, मज्जू तो मुन्ना है अपना, ठीक है, तभी कहा था वेलकम देख के आना, तुमको फिर समझ आएगा। मज्जू मुन्ना है, तो मैं कहा सेकंड शेड्यूल भी मुन्ना है। इसमें सर क्या है, तीन ही पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 कहता है सर सबसे पहले क्लॉज नंबर 1, 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने कहीं ना कहीं 1 नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी, यानी सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेस एनी इंफॉर्मेशन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द क्लाइंट टू एनी पर्सन, तो आप गिल्टी हो जाओगे। अदर देन योर क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट के साथ तो डिस्क्लोज कर ही सकते हो, या फिर विद द कंसेंट ऑफ दिस क्लाइंट, कंसेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ध्यान रखोगे इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो सपोज अगर एक सीए कटघरे में खड़ा है, कोर्ट में खड़ा है, एविडेंस एक्ट के हिसाब से उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको कंपनी में फ्रॉड मिला 1 करोड़ और अबव का 143(12) के हिसाब से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, वेरी गुड। इसके अलावा सर हमने कौन सा पॉइंट देखा था, मैंने कहा एक सीए गया है कॉन्फ्रेंस में, उस कॉन्फ्रेंस में लेदर इंडस्ट्री की बात हो रही है कि लेदर इंडस्ट्री वालों की बैंड बजी पड़ी, उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है, तो एक सीए ने अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी ताकि नेशन का भला हो सके। सर ये तो भक्ति भाव है, ये तो देशभक्ति भाव है, तो क्या मैं देशभक्ति में कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजा दूं? नारे बाबा ना, देशभक्ति इज नॉट अ वैलिड रीजन टू बैंड बजाओ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, आप कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड नहीं बजा सकते। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अच्छा जब भी क्लॉज 1 का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या कोट करोगे? ऐसे 200 भी कोट करेंगे दैट एज अ ऑडिटर यू शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा एक बात बताओ, बैंक ने आपसे वर्किंग पेपर मांग लिए, कोई बैंक है उसने आपसे आपके वर्किंग पेपर मांग लिए, तो क्लॉज 1 आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे 200 कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्पेक्ट करनी है। तीसरा क्या आएगा? ऐसे 230 that my documentation is my documentation, none of your documentation, audit documentation is the property of auditor। तो अगर कोई वर्किंग पेपर मांगे तो इन दोनों के साथ इसको भी एड ऑन कर देना, ठीक है सर। ऑफिस जाना है, अरे जा सकते हो, ये बात तो वैसे भी आपको रिवीजन वाले मॉड्यूल में मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गो बाबा,
प्रिंसिपल से डांट पड़ेगी, ठीक है? फिर मेरे पे मत लगा देना शुभम सर ने रोक रखा था, मैं तो कहा था चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करा रहा हूं मैं तो वैसे भी। अब आ जाओ क्लॉज नंबर 2, ठीक है? अब क्लॉज 2 क्या था सर? रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से पहले, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से पहले एग्जामिन तो कर दो, रिपोर्ट देने से पहले एग्जामिन तो कर दो। इसका क्या मतलब था? if he certifies or submits in his name or in his firm name, क्या? any report on EOFS, any report on EOFS। सर EOFS का क्या मतलब है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई साहब बंदा गिल्टी हो जाएगा अनलेस द एग्जामिनेशन इज डन बाय 3 पीपल। सर ये कौन थे? एक तो सीए इन प्रैक्टिस खुद, ठीक है सर, एक तो सीए इन प्रैक्टिस खुद, कहा गया? हाँ, मेड बाय हिम, और बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय, ठीक है सर, और बाय एनी अदर सीए इन प्रैक्टिस। बस इसमें इतनी सी बात थी। क्लॉज 3 क्या था सर? क्लॉज 3 ईओई। क्लॉज 3 ईओई यानी आप क्या कर रहे हो ना, आप अलाउ कर रहे हो सर, क्या हम परमिट कर रहे हैं अपना नाम या अपनी फर्म का नाम टू बी यूज्ड इन रिलेशन विद अ रिपोर्ट ऑन ईओई, मतलब एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स। अब ये अर्निंग कब होंगी? जब आगे जाके सेल्स होंगी, यानी दीज आर कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन। और इस तरह से आपका नाम यूज किया जा रहा है दैट यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, विच लीड्स टू अ बिलीफ दैट यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। अब मुझे बताओ मैं इससे कैसे बच सकता हूं? बताना जरा, मैं इसमें कैसे बच सकता हूं? सर आप बच सकते हो 3 बातें लिख के, तभी इसका नाम है क्लॉज 3। आप बच सकते हो 3 बातें लिख के, बस हमको पता है, बस हमको पता है। बस का क्या मतलब था? बेसिस ऑफ फोरकास्ट, ए फॉर अजम्पशन, एस फॉर सोर्स इंफॉर्मेशन। बेसिस, अजम्पशन, सोर्स इंफॉर्मेशन। अगर आपने 3 बातें लिख दी प्लस आपने लिख दिया कि यू डोंट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, तो आप बच जाओगे। एक बार और यार, कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम। Still the people are replying and sharing the answers in the chat box। क्या बात है सर? 4 किसकी बात करता था? मैंने कहा 4 बात करता था 2 स्क्वायर की। सर 2 स्क्वायर का क्या मतलब है? इस क्लॉज 4 में ना 2 बातें छुपी है 2 से शुरू होती हुई। पहला 2 जो है वो है 20% का 2, यानी अगर आपका किसी भी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आप उस पर ओपिनियन नहीं दे सकते। आपका, आपके पार्टनर का, आपकी फर्म का, किसी का भी, और सभी कनेक्टेड हो तुम लोग। ये कहता है इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज जिसमें आपका, आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप गिल्टी हो जाओगे। सर ये दूसरा 2 क्या था? दूसरा 2 क्या था? मूव ऑन पीरियड। ये आपका था मूव ऑन पीरियड। सर मूव ऑन पीरियड का क्या मतलब है? कोई भी डायरेक्टर रिटायर करता है कंपनी से, कोई भी डायरेक्टर रिटायर करता है कंपनी से और वापस उस कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता है, तो कितना टाइम लगेगा? 2 साल। 2 साल के बाद ही वो ये काम कर सकता है। तो इसको कूलिंग पीरियड या मूव ऑन पीरियड करके अपन ने ध्यान रखा था। फिर आता है सर हमारे 2 फेवरेट क्लॉज 5 और 6। 5 और 6 में फर्क क्या है? सर बस इतना फर्क है, दोनों में सीए को पता है कि कुछ गलत हो रहा है, दोनों में सीए को कुछ पता है गलत हो रहा है। बस 5 में डिस्क्लोजर मिसिंग है, 6 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। 5 में डिस्क्लोजर मिसिंग है, 6 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट, फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। इसी के ऊपर हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला क्वेश्चन किया था कि 27 करोड़ की बैलेंस शीट में 4 करोड़ का मटेरियल डिस्क्लोजर मिसिंग था। सो फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट व्हिच वाज नोन टू हिम, that it is not disclosed in financial statement, but disclosure होना चाहिए था। Disclosure was necessary to make the financial statement not misleading where he is concerned in the professional capacity। सेम चीज 6 में लिख रखी है, बस यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात है। Fails to report a material misstatement known to him, ऊपर भी पता थी यहां भी पता है, that it is appearing in the financial statement again concerned in professional capacity। तो 5 6 भाई भाई क्लॉज है। सर 7 क्या था? हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए? 7 डेज। तो इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू विल बी गिल्टी। सर क्या एक्सरसाइज करना है? ड्यू डिलीजेंस। आपने अपना काम प्रॉपरली करना है, तमीज से करना है। ऐसा नहीं आर्टिकल्स के भरोसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं कोई गलत सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसा नहीं अपना पासवर्ड शेयर कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने सामने वाले के सिग्नेचर की जेन्युइननेस भी चेक नहीं करी। ये सारे आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में कि एक सीए ने जेन्युइननेस और सिग्नेचर चेक नहीं करी, गिल्टी। एक सीए ने अपनी रिपोर्ट टाइम पे इशू नहीं करी, गिल्टी। एक सीए ने फ्रॉड करवाया, एक सीए ने क्लाइंट को बोल के फ्रॉड करवाया, तो भाई साहब फ्रॉड भी इसमें आ जाएगा। सो इफ यू फेल टू exercise due diligence
और यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ योर ड्यूटीज, तो आप क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाओगे। तो इसमें बस ध्यान रखना, कभी भी कोई सर्टिफिकेट में गड़बड़ होती है तो क्लॉज 7 आते ही आता है। कभी भी सीए कोई बेवकूफी वाला काम करता है कि आर्टिकल्स के भरोसे सारा काम छोड़ दिया, टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, या फिर इन्वेंट्री वेरिफिकेशन पे रिपोर्ट देनी थी और इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं करी, मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर लिया, सब केसेस में क्लॉज 7 आएगा। इसके बाद सर क्लॉज 8 क्या था? क्लॉज 8 था सफिशिएट। ओहो हो, क्लॉज 8 किसकी बात करता था सर? ये बात करता था सफिशिएट। सफिशिएट का क्या मतलब है? आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ओपिनियन देने के लिए। बिना इंफॉर्मेशन के अगर ओपिनियन दोगे तो गिल्टी हो जाओगे बाबू। सो फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच वाज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और इट्स एक्सेप्शंस वर मटेरियल इनफ टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। यानी उसका जो इंपैक्ट था वो इतना मटेरियल और परवेसिव था, जो इंफॉर्मेशन नहीं थी, कि आपको ओपिनियन डिस्क्लेम करना चाहिए था। आपको ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए था, आपको डिस्क्लेम करना चाहिए था। फिर भी अगर आपने ओपिनियन दिया तो आप क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 8 के दो फेवरेट क्वेश्चन आईसीआई के कौन से हैं? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन, एक तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है सर। दूसरा कौन सा था? दूसरा वो था जो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट 10,000 मिली थी। जो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट 10,000 मिली थी, यानी पिछले साल तो 25 लाख आपने ऑडिट किया, बाद में पता चला कि उसकी वैल्यू 10,000 है, तो यहां पे भी क्लॉज 8 आ जाता है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट वाली में कौन से बाकी दो क्लॉजेज आते हैं? वो जो इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन था कि 25 लाख की इन्वेस्टमेंट 10,000 पाई गई, 8 के अलावा बाकी दो क्लॉजेज कौन से आएंगे? वेरी गुड खुशी, 2 एंड 7। 2 एंड 7 भी आएंगे। 7 बिकॉज यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, आपने इन्वेस्टमेंट तमीज से चेक ही नहीं करी। एंड 2 क्यों आएगा? बिकॉज इट इज अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर 9 क्या था? 9 क्या था? मैंने कहा पहले बताओ पिछला वाला 9 क्या था? सर पिछला वाला 9 था कंप्लायंस विद सेक्शन 139। यहां है कंप्लायंस विद गापा। दोनों ही कंप्लायंस की बात करते हैं, बट यहां है गापा। फेलियर टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा। मतलब अगर आपने कोई ऑडिट का प्रोसीजर एक्सेप्ट जो जनरली होते हैं यूज, उनको अगर फॉलो नहीं किया तो आप गिल्टी हो जाओगे। इसके आपने बस 3 स्पेशल पॉइंट ध्यान रखने हैं सर। क्या? जब भी आप किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। ओ, अगर नहीं है तो इस क्लॉज में गिल्टी। जब भी कोई रिपोर्ट पे साइन करोगे तो आपने जनरेट करना है सर क्या? एक दिन, एक दिन एक दिन नहीं सर, वो यूडिन था। ओहो हो, बैड जोक। आपने यूडिन जनरेट करना नहीं किया तो इस क्लॉज में गिल्टी हो जाओगे। प्लस हर रिपोर्ट पे आपका नंबर होना चाहिए। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर नहीं, आपका मेंबरशिप नंबर। ओ, एंड आपका फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों नंबर होने चाहिए। ये बेसिक बात आपने ध्यान रखनी है। क्लॉज 10 किसकी बात करता है? मैंने कहा पिछला वाला किसकी बात करता था सर? वो कहता था कंटिंजेंट। क्लॉज 10 कंटिंजेंट ये कहता है जो आपकी फीस है ना, कंटिंजेंट भूल जाओ, फीस के अलावा जो पैसा मिलेगा, फीस के अलावा जो पैसा मिलेगा उसको अलावा अकाउंट में रखना। अलावा मतलब सेपरेट अकाउंट में रखना। तो ये कहता है फेल्स टू कीप द मनी ऑफ हिज क्लाइंट, फेल्स टू कीप द मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस, रिम्यूनरेशन, या जो पैसा आपने खर्चा करना है उसके अलावा, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, या फिर उसको यूज नहीं करते फॉर द पर्पस विद इन रीजनेबल टाइम, तो यू विल बी गिल्टी। इसके बाद सर हमने किया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 तो बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं है। क्लॉज 1 कहता था कॉन्ट्रावीन्स एनी पीआरजी, एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जैसे कि सेक्शन 6 हो गया। जैसे कि सेक्शन 6 हो गया, तो अगर किसी सीए इन प्रैक्टिस ने अगर किसी सीए ने बिना प्रैक्टिस करे, बिना सीओपी लिए साइनिंग वाले काम कर लिए, तो वो इसमें गिल्टी हो जाएगा। इसी तरह कोई रेगुलेशन, यानी आपने आर्टिकल से पैसे लेके उसको आर्टिकलशिप दी, सर ये तो उल्टी गंगा बह रही है। प्रिंसिपल को आर्टिकल को पैसे देने चाहिए, तो प्रिंसिपल ही आर्टिकल से पैसे ले रहा है, या प्रिंसिपल आर्टिकल को टाइम पे पैसे ही नहीं दे रहा, या प्रिंसिपल आर्टिकल से डमी आर्टिकलशिप करा रहा है। ये सब हरकतों में रेगुलेशन आ जाती है। एंड गाइडलाइन में कोई भी काउंसिल गाइडलाइन का कॉन्ट्रावेंशन होगा तो आप इसमें आ जाओगे। तो एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पीआरजी, प्रोविजन, रेगुलेशन, गाइडलाइन। क्लॉज 2 इज जस्ट योर रेप्लिका, जो हम क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला। अगर वो इंप्लॉय काम खराब करता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो क्लॉज 2 में आ जाता है। क्लॉज 3 अभी हमने कवर किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन टू आईसीआई, एंड देन कम्स 4, च से चार, च से चोरी। अगर आपने करी कोई भी चोरी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप गिल्टी हो जाओगे। चोरी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्बेजलमेंट, डेफलकेशन, तो यू विल बी गिल्टी हियर, और इसको फ्रॉड माना गया है। इसको हमारे शास्त्रों में फ्रॉड माना गया है। सर कौन से शास्त्रों में? ऐसे 240 के शास्त्रों में, जो ऑडिट के शास्त्र हैं ऐसे 240, उसमें फ्रॉड माना गया है। लास्ट आता है सर पार्ट 3, अगर जेल होगी मोर देन 6 मंथ्स की। अगर जेल होगी मोर देन 6 मंथ्स की, तो सर क्या होगा? तो यू विल बी गिल्टी ऑफ योर अदर मिसकंडक्ट। ठीक है, तो यहां हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अराउंड 40 मिनट्स लग गए, बट मुझे लगता है ये 40 मिनट्स की रिवीजन आप जब भी सुनोगे ना,
जब भी सुनोगे आपके सारे के सारे क्लॉजेज रिकॉल हो जाएंगे, सारे के सारे क्लॉजेज रिकॉल हो जाएंगे। मैं बताऊं ना, नामुमकिन को मुमकिन कर दे, मुमकिन को नामुमकिन, हर चीज हल कर देती है एक क्विक रिवीजन। मैं सोनपरी बोलने वाला था, सोनपरी का गाना, बट ठीक है, मुझे लगता है क्विक रिवीजन से भी सब कुछ एकदम हल्का हल्का हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। आई होप कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हाँ सर, हम याद तो रख सकते हैं, हम कहीं ना कहीं क्लॉजेस को याद रख सकते हैं। मैं बताऊं क्यों, ये स्मार्ट वर्क आप अच्छे से क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपने हार्ड वर्क कर लिया है। जो हार्ड वर्क था वो आपने कर लिया, आपने बेस बिल्ड कर लिया, उसके बाद अब ये स्मार्ट वर्क आपको सूट करेगा और मजा आ जाएगा। सो यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल।